मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कल कॉइल। पहले हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉइल। तो बच्चों चलो हम इसका कर लेते हैं कि एक हमें कॉइल लेनी है और उसके एक्सिस पर लेना है। तो बच्चों आप ऐसे समझिए कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये प्लेन है और यहां पर जो सर्कुलर कॉइल लेनी है वो मुझे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन लेनी है। तो आप ऐसे समझना कि ये मैं सर्कुलर कॉइल यहां पर बनाता हूं। सपोज कीजिए ये, और आप ये डॉटेड हिस्सा आप ऐसे मानिए कि मैंने डॉटेड क्यों बनाया है, क्योंकि ये कॉइल इस प्लेन के ऊपर नहीं है बल्कि ये कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मतलब कि अगर ये आप इसको सर्कुलर कॉइल मानो तो ये सर्कुलर कॉइल इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है। इसलिए आप यहां तो 3D नहीं बना सकते, इसलिए आप ऐसे माने कि ये जो डॉटेड हिस्सा है वो ये वाला पीछे की तरफ है और ये वाला आगे, ये ऐसे आप मानना कि ये है सर्कुलर कॉइल ऐसे। अब मान लो ये इसका सेंटर है और ये आ गया इसका एक्सिस, सेंटर से लाइन आ गई, ये हो गया एक्सिस, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब मान लो यहां पर करंट चल रही है आपकी आई, ठीक। अब ये सेंटर मान लीजिए ओ, और इस कॉइल का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर। अब वो पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो किसी, मान लीजिए ये एक्सिस के पॉइंट में पी ले लेता हूं और उसका यहां से यहां डिस्टेंस हम ले लेते हैं एक्स डिस्टेंस ले लेता हूं मैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब बच्चों आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बॉयर-सेवर्ट्स लॉ का यूज कर रहे हैं। तो बॉयर-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि बॉयर-सेवर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट होगी। तो इसका मतलब कि मुझे इस कॉइल के पहले छोटे छोटे करंट एलिमेंट बनाने पड़ेंगे, जैसे हमने पीछे किया था। तो मान लीजिए कि ये एक आप करंट एलिमेंट यहां पर ले लीजिए ए बी और इसकी लेंथ ले लेते हैं हम डी एल। तो बच्चों एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि ये जो करंट एलिमेंट होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है एक वो होती है जिस तरफ करंट चल रही है, क्योंकि यहां से करंट आपकी इस तरफ चलेगी ऐसे। ये करंट एलिमेंट जो बिल्कुल छोटा लेना है ताकि आपको जो स्ट्रेट लाइन दिखे, देखो ऐसे आपको कर्व दिख रहा है तो ये बिल्कुल स्मॉल लेना है। तो इस करंट एलिमेंट की आपको मैंने डायरेक्शन बताया था कि इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कौन बताता है, जो टेंजेंट ड्रा होगा। तो मतलब कि जो आपको यहाँ पर एक टेंजेंट, इसका जो टेंजेंट ड्रा होगा ये होगा आपका करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन बताएगा आई इंटू डी एल वेक्टर। तो ये जो टेंजेंट होगा ये आपका इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बताएगा। अब बच्चों कि मान लीजिए ये कोई पी पॉइंट है, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इस छोटे से टुकड़े की यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। तो वही बॉयर-सेवर्ट्स लॉ में पहले मुझे इधर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा यहां तक। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका आर है, क्योंकि बॉयर-सेवर्ट्स लॉ में हमने आर ही रखा हुआ है। तो करंट एलिमेंट से यहां पर दूरी जो है वो आर है। अब बच्चों मान लो कि ये जो एंगल है ये यहां पर एंगल आप सपोज कीजिए फाइव है, ठीक है। अब जो आपको पता है कि ये जो आपकी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, सपोज कीजिए यहां पर जो भी आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, वो कैसे आप निकालोगे? तो वो आप निकालोगे यहां पर बॉयर-सेवर्ट्स लॉ की मदद से, जहां आपको राइट हैंड थंब रूल भी आपको बताया है। अब बच्चों आप यहां पर एक चीज यहां पर समझ लीजिए कि बॉयर-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है। बॉयर-सेवर्ट्स लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट एलिमेंट की वजह यहां पर वो है न्यू 0.4 बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। ये है हमारे पास फार्मूला। अब मुझे आर भी पता है, करंट भी पता है, इसकी लेंथ भी पता है और थीटा भी पता है। थीटा बच्चों किसके बीच में एंगल था? थीटा एंगल है इस आर और इस डीएल के बीच में, इस आर और डीएल के बीच में एंगल होता है।
अब बच्चों ये जो एंगल है आर और डी एल के बीच में, ये जो है हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये जो डी एल और आर के बीच में ये हमेशा एंगल 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जहां पर समझिए एक चीज कि ये मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल ऐसे नहीं पड़ी है, ये कॉइल ऐसे है, ये ऐसे है कॉइल। तो इसका ये जो मैंने करंट एलिमेंट बनाया वो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? वो इस तरफ है, ऐसे है। मान लीजिए ये आप ऐसे मान लीजिए इसकी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर आएगी ऐसे, और ये आएगा आर। तो अगर आप यहां पर इस आर को, ये आर है तो इस आर को इसके साथ जोड़ोगे तो आप देखो यहां पर कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल देखिए यहां पर, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि वो सोचता है कि ये जो है ये ऐसे है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये करंट एलिमेंट परपेंडिकुलर है ऐसे। और ये देखिए कि इसमें जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री बनता है। तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉइल है वो कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। आप बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो अगर आपको पूरा टेक्निकली समझना है इसका कैसे एंगल आता है, तो आप मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आप ले लो वाई एक्सिस, और ये आप ले लो जेड एक्सिस। तो आप ऐसे सपोज कीजिए कि यहां पर कितने प्लेन आ गए, एक एक्स वाई प्लेन है, एक वाई जेड प्लेन है, एक एक्स जेड प्लेन है। तो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, दिस कॉइल इज इन वाई जेड प्लेन, दिस कॉइल इज इन वाई जेड प्लेन। क्योंकि ब्लैक बोर्ड में आपको ये प्रॉब्लम आती है कि ये क्योंकि 2 डिमेंशन प्लेन है, जैसे इसमें सिर्फ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर सकता हूं, इसमें जेड एक्सिस जो नहीं ड्रा होती, इसलिए बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है कि ये जेड एक्सिस, आपको जेड एक्सिस ये है, ये ऐसे नहीं, जेड एक्सिस ये है ऐसे, और कॉइल जो है वो इस वाई जेड प्लेन में पड़ी है। चलो आपको एक चीज बताते हैं, जैसे आप कॉपी पे देख सकते हैं, जैसे ये आप एक कॉपी आप अपने लीजिए, तो उस पर आप बना सकते हो बच्चों ये चीज कि ये देखिए, ये आपकी होती है, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। मतलब ये हो गया, ये वाला पेपर हो गया एक्स वाई का प्लेन, और ये वाला पेपर हो गया वाई जेड प्लेन। और ये जो कॉइल है, ये कॉइल आपकी वाई जेड प्लेन पर है। अब जेड एक्सिस यहां तो होगी नहीं, जेड एक्सिस जो होगी वो ये होगी सही में ऐसे, ये देखो आप, ये जेड एक्सिस हमारी बाहर की तरफ आएगी परपेंडिकुलर। देखिए ये आ गया ब्लैक बोर्ड, ये है जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पेपर आप देख सकते हो। अब देखो आपके सामने हो गया कि ये जो करंट एलिमेंट था जो आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसे दिखता है, और रियल में ऐसे होता है, मतलब कि बाहर की तरफ होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और बच्चों आप एक चीज याद रखना कि अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये पेपर में एक्टिविटी कर सकते हो घर पे, कि आपको 3D करना है तो आप ये पेपर एक और ले लो, तो ये आएगा आपका वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन हो गया, और कॉइल आपकी वाई जेड प्लेन में, तो इसलिए कि ये जो है करंट एलिमेंट आपको इजी दिख जाएगा, परपेंडिकुलर है। अब बच्चों एक और चीज देखो, यहां पर ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर, देखिए ये एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। अब इसका मतलब ये जो करंट एलिमेंट है ए बी, ये कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है। और ये जो मैं आर ले रहा हूं, ये आर ले रहा हूं, ये कौन से प्लेन से ले रहा हूं? एक्स वाई प्लेन से। तो बच्चों आप देखिए कि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस प्लेन से कोई भी लाइन जब इस प्लेन के साथ टच करेगी तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बनाएगी, क्योंकि ये दोनों प्लेन भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो करंट एलिमेंट होगा वो देखिए ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। आप यहां से कोई भी लाइन यहां पर उठा के इसके साथ जोड़िए, वो हमेशा आपको 90 डिग्री एंगल पर ही दिखेगी। तो ये आप अगर एक्टिविटी कर सकते हो, या आपके पास एक विजुअल वर्चुअल स्क्रीन पर अगर आप समझना चाहते हो तो आप समझे कि ये ऐसे नहीं है बल्कि ये परपेंडिकुलर है। तो अब बच्चों यहाँ पर जो थीटा है वो आपको समझ आ चुका होगा, ये थीटा होता है, ये थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। तो न्यू 0.4 पाई आई डी एल, तो साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो आपका ये जो छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी न्यू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन आर।
अब बच्चों ये तो चीज हुई मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको मैंने बताया था कि इसकी वेक्टर फॉर्म को ध्यान दो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस क्या होती है, न्यू 0.4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये है। अब मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में dl और r पड़े होंगे। अब आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि जो db निकली है, db उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में dl एंड r होंगे। तो बच्चों फिर आप एक्टिविटी से आपको समझ आएगा कि मान लीजिए कि ये है वो प्लेन, मान लो ये आ गया आपका, ये एक्सिस देता हूं मैं r, और ये आ गया आपका, देखिए ये प्लेन बना इसका, ये हो गया r एक्सिस, और ये आएगा dl वेक्टर इधर ऐसे। तो अब dl और r जो वो इस प्लेन में आए, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब देखिए बच्चों इसका परपेंडिकुलर अगर आप ड्रा करो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, वो तो ऐसे आएगा ना टेढ़ा, क्योंकि ये ऐसे होता प्लेन तो आपको सीधा आना था परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हुआ कि ये बना प्लेन, ये प्लेन आप विजुअल बनाओ तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, ये आएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। एक बात आप यहां से समझिए कि db इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। तो बच्चों आप काफी रखकर बना सकते हो, ये एक एक्सिस r मान लो, एक एक्सिस ab मान लो, जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको db आएगा, एक चीज। और इसका दूसरा मतलब होता है कि जो db होगा वो dl के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब कि ये जो db है ये यहां पर इस r के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो आपका आ रहा है ये dl की डायरेक्शन, इसके ऊपर भी ये परपेंडिकुलर होगा, ये आप याद रखिए। अब बच्चों कि मान लीजिए कि यहां पर मैं एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा करता हूं यहां पर ये, और ये जो एक्सिस है मान लो इसको मैं y एक्सिस बोल देता हूं कि ये एक्सिस जो है ये एक्सिस x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस और y एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, ये नोट कीजिए। अब बच्चों एक थ्योरम याद रखिए कि देखिए ये दो लाइनें हैं r और x, इन दोनों लाइनों में कितना एंगल है, 5, ठीक है। आप याद रखना कि जितना दो लाइनों में एंगल होता है उतना ही इन दो लाइनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होंगे उनमें भी उतना ही एंगल आएगा। मान लो इन दो लाइनों में एंगल 5 है, तो ये जो db है, db जो है वो r के ऊपर परपेंडिकुलर है और y जो है वो x के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये दोनों इन एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जितना इन दो लाइनों में एंगल होगा उतना ही इन दो परपेंडिकुलर में एंगल आएगा। अब इसका मतलब है कि अगर जो db एक वेक्टर क्वांटिटी अगर जो एंगल बना रही है तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर आ जाएगा। एक आ जाएगा इसका db sin phi along x एक्सिस, और इधर आ जाएगा आपका db cos phi along y एक्सिस। मतलब कि इस एलिमेंट के दो टुकड़े हो गए आपके, एक आ गया x एक्सिस में, एक आ गया y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों सिमिलरली अगर हम देखिए ये करंट इधर आ रही है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट एक वो ले लूं जैसे ए बी, और उसकी जो होगी वो उसकी भी लेंथ उतनी ही लेनी पड़ेगी, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इधर। इस तरफ नॉर्मल ड्रा करना। सेम केस आएगा बच्चों यहां पर कि ये वाला अगर आप मैं यहां पर ज्वाइन करूंगा ऐसे, अब ये आपको लग रहा होगा कि आर और ये आपके पैरेलल है, ऐसा नहीं है। अब यहां पर ये होगा इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर होगी, जैसे इसकी इस एलिमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड था, और इसकी जो इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। तो वो अंदर की तरफ 90 डिग्री बनाएगा। तो ये इधर तो बना नहीं सकते, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो ये एंगल के बच्चों आप ऐसे में थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, ये अंदर की तरफ जाएगा ये, तो इसका भी एंगल जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये भी मान लीजिए एंगल 5 है, तो
इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस आर के परपेंडिकुलर होगी, जैसे इसकी एलिमेंट इस आर के परपेंडिकुलर थी और इस एलिमेंट की भी मैग्नेटिक फील्ड इस आर के परपेंडिकुलर होगी, तो वो आ जाएगी ये डी। फिर वही हिसाब कि अगर दो लाइनों में एंगल फाई है तो इन दो लाइनों के नॉर्मल ये है तो इनमें भी एंगल फाई होगा। फिर इसके द्वारा वो दो टुकड़े हो जाएंगे, एक आ जाएगा इधर आ जाएगा डीबी साइन फाई और इधर आ जाएगा डीबी कॉस फाई। तो बच्चों कहने का मतलब था कि इस सर्कुलर कॉइल में अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं और उसके अपोजिट वाला जो एलिमेंट होगा, इन दोनों एलिमेंट्स के जो cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेंगे साइन थीटा। इसका मतलब कि मैं यहां पर कोई एलिमेंट लेता हूं तो इनमें वही हिसाब होगा कि इन दोनों के भी जो होंगे वो साइन थीटा ऐड होते रहेंगे और cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होता रहेगा। इसका मतलब कि यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी जो होगी, पी मतलब ये पॉइंट लिया मैंने, ये वाला, वो होगी, वो आप कैसे निकालोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए? आपको किसको सम करना है, क्योंकि cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होता रहेगा, जितने भी साइन थीटा आएंगे डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, इन्हीं को ऐड करना है। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ डीबी साइन फाई। ये है बच्चों सारा कंसेप्ट इसमें। तो अब आपको डीबी जो है, डीबी की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर। डीबी आपने निकाला था यहां पर, जो स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक वो थी न्यू 0.4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर और साइन फाई। बच्चों इस ट्रायंगल में देखिए साइन फाई की वैल्यू देखिए, साइन थीटा किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर यहां पर आर है और हाइपोटेन्यूज आपका छोटा है। तो आप लिख सकते हैं कि साइन फाई की जगह आर अपॉन स्मॉल आर। ये बच्चों बन जाएगा आपका न्यू 0 आई आर डीएल अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा आपका। अब यहां से जो कांस्टेंट है वो आप जो है वो उसकी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। देखिए ये कैपिटल आर जो है ये भी आपका बाहर आ जाएगा, तो न्यू 0 आई आर अपॉन ये जो आपका बना है 4 पाई। और बच्चों यहां पर देखिए ये जो आर है, ये आर यहां पर किसके और होगा? ये देखिए, देखो ये राइट ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया ये आर, और हाइपोटेन्यूज किसके होता है? रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस। तो यहां से आप इसका निकाल दीजिए कि आर की जगह, और यहां पर आर आपका निकला एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो आर क्यूब निकालना मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। तो यहां पर आप इस आर क्यूब की जगह ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और अंदर बचेगा आपका डीएल। न्यू 0 आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो गया बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो गया, जब डीएल हो गया छोटा सा टुकड़ा, तो सारे टुकड़े अगर आप ऐड करोगे छोटे छोटे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया 2 पाई आर। तो यहां पर आ जाएगा आंसर न्यू 0, ये पाई कर सकता है, ये 2 कर सकता है, न्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये बनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। और उसी तरह अगर आपको बोलना है कि यहां पर एक कॉइल की टर्न नहीं बल्कि यहां पर n टर्नों वाली कॉइल बनाई जाए, तो फॉर n टर्न्स के लिए आप देखिए क्या आपका बन जाएगा b = n न्यू 0 i r स्क्वायर अपॉन 2
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों होप्स आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप कोई भी लेक्चर सुन रहे हो आपके पास एनसीईआरटी बुक साथ में होनी चाहिए, तभी आपको जो समझ आएगी। अदरवाइज ये सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा कि क्या। और बुक्स आप साथ रखिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो फिर आप उधर से देख सकते हो पीडीएफ फाइल से। तो बच्चों ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकली। अब मान लीजिए ये हमारे पास फार्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस म्यू 0 NIR² अपॉन 2x² प्लस r² की पावर 3/2। ये स्पेशल केस थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट अगर सेंटर में होता, इफ P lies at the center, तब क्या होगा बच्चों, अगर ये P पॉइंट सेंटर में आ जाए तो x कितना हो जाएगा 0, तब x 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी एट द सेंटर वाला फार्मूला म्यू 0 NIR² अपॉन 2, यहां पर x 0 कर दो आप तो बच जाएगा अंदर r² की पावर 3/2। तो यहां से म्यू 0 NIR² अपॉन इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 2r³ बन जाएगा। तो यहां से देखिए एक 2r² काट दिया, एक r बच जाएगा तो पावर बन जाएगा म्यू 0 NI अपॉन 2r। तो ये बच्चों वही फार्मूला आ गया जो हमने पढ़ाया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वाला फार्मूला। तो कई बार आपको बच्चों इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एक्सिस के ऊपर और फिर वहां से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट द सेंटर। तो इस तरह का बच्चों अब आप देखिए यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में, देखो यहां पर डिनोमिनेटर कम आ गया है, यहां पर डिनोमिनेटर ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि सेंटर वाले जो ये अगर सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सिस वाले मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट जो सेंटर होगी वो बड़ी है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस से। ये देखिए इधर डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये कम हो जाएगा, तो इसका मतलब सेंटर में मैग्नेटिक ज्यादा होगी। जो आप इसके आगे आगे जाओगे मैग्नेटिक घटेगी, अगर आप इस साइड आओगे तब भी मैग्नेटिक घटेगी। तो बच्चों कि अगर आपको यहां पर इसका कोई ग्राफ बनाना आ जाए तो आप ये ऐसे भी बना सकते हो कि ये मान लीजिए ये कॉइल का सेंटर है, इस तरफ आ गया एक्स एक्सिस आपकी पॉजिटिव, इस तरफ अगर आप एक्स एक्सिस नेगेटिव इस साइड चलते हो तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना है कि सेंटर में मैग्नेटिक जो है वो आपको ज्यादा रखनी है, मतलब सेंटर में मैक्सिमम रखिए, उसके आप इधर चलोगे तो मैग्नेटिक आपको ऐसे घटानी है, इस तरफ चाहे इस साइड चलोगे तब मैग्नेटिक आपकी घटेगी। इस तरह का आपका ग्राफ आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में ज्यादा है, सेंटर से दूर चलोगे तो मैग्नेटिक घटेगी, इस साइड चलोगे तब मैग्नेटिक घटेगी। ये आप बच्चों अब याद रख सकते हो। तो एक क्वेश्चन के साथ हम इसको खत्म करते हैं। कई बार आपको एक ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कई बार आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसकी आ सकती है। एक हम देख लेते हैं इसकी छोटी सी प्रॉब्लम। बच्चों वो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बोल रहा है कि ये आपकी वही सेंटर वाले एक्सिस है और यहां पर पॉइंट एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, ये पी पॉइंट, और उसने बोला है कि सर्कुलर कॉइल का रेडियस आपका आर है और ये डिस्टेंस एक्स है। At what distance from the center of the axis of the coil with the magnetic field will be 8th? वो कह रहा है कि यहां से आप कितनी दूर जाओ, मतलब P पॉइंट कहां पर रखूं मैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो एक्सिस वाली, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो 1/8 हो जाए सेंटर से। ये वो क्वेश्चन पूछता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये बोलेगा कि मैं सेंटर से कितनी दूर जाऊं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं कि एक्स की वैल्यू कहां पर रखूं, कितनी हो, ताकि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो वो सेंटर से 8 गुना कम हो जाए। तो
बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये लिखना कि पहले आप एक्सिस वाला फार्मूला लिखिए। एक्सिस वाला फार्मूला था आपका म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये वो बोला कि 1/8 है सेंटर से, तो सेंटर का फॉर्मूला आ गया म्यू 0 एन आई अपॉन, सर एन को रहने दो क्योंकि एन सेम 1 का क्या रखा है 2 आर। ये वो पूछ रहा है, ये इसका मतलब है। अब बच्चों यहां से देखिए ये म्यू 0 कर सकता है, ये 2 और ये 2 कर सकता है, और यहां से देखिए बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये करंट भी कट जाएगी तो बाकी बच जाएगा आपका, ये इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा 8 इंटू आर की क्यूब। ये अब इसको क्या करते हैं हम कि इसको सिंप्लीफिकेशन करो, यहां पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, उधर ले जाओ पावर तो बन जाएगा 8 की पावर 3/2 मल्टीपल 2/3 आएगा आर के क्यूब की पावर 2/3। ये पावर हम उस तरफ ले जाते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की पावर 2/3 कितना आएगा, ये 2 की पावर क्यूब 3 से कट जाएगा तो 2 2 का 4, और ये 3 से कटेगा तो ये बनेगा आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर चला जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। तो यहां पर आपका आंसर जो आएगा वो बच्चों देखिए यहां से कि एक्स टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लीजिए, इसका स्क्वायर कट जाएगा तो उस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट, एक्स आ जाएगा √3 इंटू आर। √3 की वैल्यू 1.73 के नियर अबाउट होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट इसके रेडियस से 1.73 बड़ा होना चाहिए। उस पॉइंट पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो A1/8 हो जाती है। इसी तरह बच्चों आपको कुछ पूछ सकता है कि 1/7/16 इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सेंटर में निकाले इस तरह आ सकता है, ग्राफ आ सकता है और जनरल आ सकता है। बच्चों ये आपकी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप 1-2 बार दोबारा रिवीजन कीजिए। और इसकी पिक्चर ये 3D वाली पिक्चर है एक्चुअली में, तो ये 3D मैंने जैसे आपको मैंने बुक से लॉजिक बताया, ये कॉइल आपकी YZ प्लेन में है, ये आपको समझना है। ये कॉइल ऐसे है, कॉइल आपकी जिस कॉपी पे आप नोट्स बनाओगे उस कॉपी के परपेंडिकुलर है, और ये जो आर है वो इस इधर से वो XY प्लेन में है आर, और कॉइल YZ प्लेन में है। तो अगर कोई चीज YZ प्लेन में है तो आप एक लाइन आप ड्रा करते हो दूसरे प्लेन से, एक प्लेन से अगर आप लाइन ड्रा करते हो किसी दूसरे प्लेन में, तो वो उस प्लेन में जो भी एलिमेंट बनेगा करंट एलिमेंट, उस करंट एलिमेंट के बीच में और इसमें हमेशा 90 डिग्री बनेगा। आप खुद भी चेक भी कर सकते हो आप इसको स्केल या डी लेकर, वरना आप इमेजिनेशन का। ओके बच्चों, टिल देन जय हिंद जय भारत।